स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट इन स्पेस, यानी कि हम लोग यहां तक आ गए, आगे क्या करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो आइए उसे समझते हैं। तो हुआ क्या है, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है 1960 से अभी में, वो है कि रॉकेट जो है अब फाइनली एक न्यू ईरा में आ गया है। यानी कि अभी के टाइम में रॉकेट बॉटलनेक नहीं है, यानी आने वाला 5 से 10 साल के बाद हम लोग रॉकेट को इक्वेशन में नहीं डालेंगे। इससे पहले का हालत ऐसा था, क्योंकि बोले सैटेलाइट फ़ोन बहुत पहले से ट्राई किया जा रहा है, 1980 से लोग लगे हुए हैं, लेकिन बात वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए नहीं कि सैटेलाइट नहीं है, कि स्मार्टफ़ोन नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सैटेलाइट उतने लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। वो सब समस्या अब धीरे-धीरे हट रहा है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि रॉकेट है, पेलोड नहीं है उसमें डालने के लिए। मतलब हम लोग जो उस तरीके से चलते थे, वो था कि आप मिशन बनाओगे, उसके लिए जिस टाइम मिशन का प्लानिंग व बजटिंग है, उसी टाइम रॉकेट बुक करोगे और फिर वो हाँ भाई 4 साल आगे का आपने बुकिंग कर लिया है। वो सब अब करना ज़रूरी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉटलनेक जो था रॉकेट का, कि स्पेस में आप कुछ भी करना चाहते हैं, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? रॉकेट नहीं है। जैसे कि कल को अगर बोलता है कि इसरो हम बनाना चाहते हैं स्पेस स्टेशन, बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना? रॉकेट नहीं है उतने सारे। आप कहोगे ये जीएसएलवी मार्क 3 से कर रहे हैं या नेक्स्ट जनरेशन, सर आएगा तब ना लॉन्च करोगे। तो हमेशा वही रहता था, हमेशा रॉकेट ही रोक के रखता था। लेकिन वो धीरे-धीरे अब चेंज हो रहा है। यानी कि फाल्कन 9 जो मतलब ट्रेंड सेट कर दिया कि रॉकेट को आप प्लान कर रहे हैं, ये गाड़ी धड़-धड़ा के खोल दिया। इसका कई जगह पे एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो उनका लॉन्च साइट है, उससे रॉकेट कितना स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले मतलब शुरू का कुछ साल 1 लॉन्च हुआ, 2 लॉन्च हुआ, 4-5 लॉन्च हो गया 1 साल में। अब होने लगा टर्रर्र मशीन गन बना दिया। तो कॉन्टेस्ट वैसे फाल्कन 9 ने गाड़ी खोल दिया उस केडेंस पे जो कोई सपना भी नहीं देख सकता था। यानी कि मैथमेटिक्स में भी किसी का नहीं घुसता कि 1 मिनट आप सीरियसली बात कर रहे हो कि हर हफ्ते में 2-3 लॉन्च के पास आप पहुँच रहे हो, 2 लॉन्च तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं, 3 को बस छूने की कोशिश की जा रही है। तो ये होने लगा और बहुत सारा अंडरवे भी है, जैसे कि स्टारशिप, वही वो तो उससे भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मतलब अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा पेलोड ले आएँगे और प्लस रॉकेट का दाम भी कम होगा, क्योंकि रॉकेट ये है रीयूजेबल है फुल्ली, यानी कि सेकंड स्टेज भी वापस आ जाएगा। और बहुत सारी और कंपनी भी लगी हुई है, यानी कि अगर सब चीज़ सही चलता है, आने वाले कुछ साल के अंदर रॉकेट्स के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं। मतलब यानी कि गवर्नमेंट कोई पेलोड बनाना चाहता है, उसको बोला जाए भैया पेलोड बनाओ ना। अरे सर किसमें भेजेंगे? अरे आप पेलोड बनाओ, जिसमें अटेगा उसमें भेज देंगे। वो वैसा हो जाएगा। मतलब अभी नहीं होगा कि अच्छा कौन रॉकेट में होगा, ये होगा। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जब बनाया जाता, उसी टाइम बुक कर लिया गया था कि कौन-सा रॉकेट पे लॉन्च करेंगे। तो वो सब अब करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारा और है, आपको जैसे पता है स्टारशिप है, न्यूट्रॉन है, स्ट्रोक स्पेस का है, बहुत सारे गाड़ी में लगे हुए हैं। तो 2035 तक लो अर्थ ऑर्बिट एकदम रूटीन हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और रिस्क फ्री हो जाएगा। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है और डीप स्पेस भी खुल जाएगा। डीप स्पेस अभी जो है हमारे लिए थोड़ा-सा लुच-पुच है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि चाहते हैं, नासा चाहता है कि हम ना एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे सैटर्न के एक मून पे। सर भेज सकते हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं भेज सकते, लेकिन उसके लिए बड़ा रॉकेट चाहिए। तो फाल्कन 9 से नहीं होगा, तो फाल्कन हेवी से करेंगे। स्टारशिप शायद ही तब तक रेडी हो। तो और रहा बात, स्टारशिप पर रिस्क नहीं लिया जाएगा उतना भारी चीज़ का, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो ऑब्वियसली इसी में करेंगे। तो अभी डीप स्पेस वाले में उतना खाता नहीं खुला, लेकिन उसमें यूएलए लगा हुआ है, ब्लू ओरिजिन लगा हुआ है। डीप स्पेस को भी थोड़ा किसी को कॉन्कर करना पड़ेगा। या तो मतलब आप स्टारशिप में ये कर दो कि एक किक स्टेज डाल दो बड़ा-सा, वो हो जाए। तो अभी समझिए कि आने वाला कुछ साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि धड़धड़ा के ऐसा होगा कि कहाँ पे कुछ लोग जा पाते थे, कि मतलब ये 60 साल में सिर्फ़ 600 लोग गए और उसके बाद होगा 600 लोग हर साल जा रहे हैं। तो ये हो गया है, गाड़ी खुल चुकी है। रॉकेट का मतलब इंसानियत अब वहाँ आ गया। जैसे कि इंटरनेट का जो पहली बार सीड लगा था 1990s में, उस टाइम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वही सीड था। आज पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। ये वैसा ही स्टेज है, गाड़ी खुल गई है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन समझिए हम लोग को बनाने पड़ेगा। आईएसएस एक्सपायर कर चुका है। अब बोलेंगे आईएसएस क्यों एक्सपायर किया? पहली बात तो ऑब्वियसली उसमें जितने रॉकेट्स हैं, सब चीज़ें, वाइब्रेशन है, हर चीज़, हर मेटल फटीग करता है। स्पेस स्टेशन स्टील से नहीं बना है। स्टील फटीग से उतना टेंशन नहीं लेता है। एल्युमिनियम फटीग कर जाता है। तो एल्युमिनियम का वो एक हेडेक है। दूसरी बात, वो ठंडा गर्म, जो ठंडा गर्म हो रहा है, बोलेंगे ठंडा गर्म क्यों हो रहा है? वो ठंडा होता है जब वो धरती की छाँव में जाता है, और भूंज जाता है जब वो उधर धूप में आता है। और वो दिन में बहुत बार कर रहा है। जियो स्टेशनरी में नहीं है कि सिर्फ थोड़ा देर के लिए छाँव में जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में कई बार सनराइज़ और सनसेट हो रहा है। तो वो बहुत खतरनाक है। मतलब एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बैंड बजा देता है। तो मतलब आप उसको ज़्यादा दिन
रिलायबल नहीं रख सकते हैं। तो वो बोल चुका है एक्सपायर कर जाएगा उसको, और ऑब्वियसली उसको कब का एक्सपायर हो जाना था। लेकिन पहली बात, स्पेस शटल इतना धीरे-धीरे काम किया, उनका स्पेस शटल का सपना था महीना में 2 लॉन्च करेंगे, वो बहुत हुआ तो साल में 2 कर पा रहे थे। तो इस आईएसएस बना ही बहुत लेट से। अब फिर हो गया कि जो उनका टाइमलाइन था वो खींचते खींचे जा रहे हैं। तो लेकिन अब उसको रिटायर करना है, मतलब कि 2035 होते-होते तक अगर तब भी उसको खींचा जा रहा है, बहुत बुरा हालत है। मतलब कि वैसा नहीं होना चाहिए। उसको रिटायरमेंट होना है उसका, सब चीज़ तैयारी कर ली गई है। और नेशन स्टेट से जैसे जो गाड़ी खुल रही है, जैसे कि अगर आप इससे पहले बोलते थे स्पेस के बारे में, वो हमेशा आप नेशनल स्टेट के बारे में बोलते थे, यानी कि चाइना जा रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है, रशिया बना रहा है, यूएसए कर रहा है। वो ठीक है, वो हम लोग को यहाँ तक ले आया, लेकिन अब हम लोग को उसके भरोसे काम नहीं चलेगा। हम लोग को उसके आगे जाना है, यानी कि प्राइवेट मनी आना है और प्रॉफिट आना है। जहाँ ये दोनों होने लगा, पहली बार प्राइवेट मनी लेना शुरू किया जाए कि ठीक है, अब वो गाड़ी खुलने लगी, प्राइवेट रॉकेट्स बनने लगे हैं, प्राइवेट स्पेस स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े जा रहे हैं, वो गाड़ी खुल चुका है। अब वो लोग उससे प्रॉफिट निकालेंगे। जहाँ वो शुरू हुआ कि प्रॉफिट निकालना शुरू किया, धड़-धड़ा के ग्रोथ हो जाएगा। वही। और हम लोग को क्या चाहिए उसके बाद? उसके जल्दी चाहिए हम लोग को बड़ा और बेहतर स्टेशन, जिसमें हर चीज़ बेटर हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आईएसएस जो बनाया गया था, वो उस टाइम के हिसाब से बनाया गया था। मतलब कि डिज़ाइन जब मतलब एक्चुअल स्केचिंग की गई थी, वो आदम ज़माने का है। तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन अब हम लोग को उससे बेटर चाहिए। हम लोग को चाहिए जगह हो उसके, मतलब कहने को आप स्पेस में, लेकिन जगह ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है? तो स्पेस चाहिए। वो थैंकफुली सॉल्व हो जाएगा। जैसे स्टारशिप इतना बड़ा वॉल्यूम दे पाता है, टनेज का हमें उतना प्रॉब्लम नहीं था। हमें प्रॉब्लम था उतना लीटर जगह नहीं था कि उतना बड़ा वॉल्यूम दे सकें। वो और आपका यूएलए बोल रहा हूँ, न्यू ग्लेन में ही सॉल्व हो जाएगा, और स्टारशिप में भी सॉल्व हो जाएगा। जगह का अब टेंशन नहीं है। स्पेस है, फूड, खाना बहुत कचरा होता है आईएसएस में, उसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पेड लोगों को ले जाओगे तो उनको ढंग का खाना देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वो हो जाएगा। फिर वॉशिंग मशीन, आप हैरान हो जाओगे, स्पेस में कोई भी कपड़ा नहीं धुलता है, वो सारा लेते हैं, उसको बाद में फेंक के जला दिया जाता है। जला मतलब कि वो जो रिटर्न कैप्सूल उसमें रख देते हैं, वो जल जाता है एटमॉस्फेयर में। धोने का सिस्टम ही नहीं, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहाँ स्टेशन बना रहे हो जिसमें टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई तरीका रखना होगा कि आपको वहीं पे बार-बार जला देना तो ऑप्शन नहीं है, या बार-बार उसे धरती में भेजो कि उसे ये करें, मतलब साफ करें, वो भी लॉजिकल नहीं है। तो उसका जुगाड़ करना है, वॉशिंग मशीन बनाना है। और ओडोर कंट्रोल, आईएसएस मतलब सोचिए बेस्ट एयर फिल्टर भी लगा, लेकिन बदबू आता है बहुत वहाँ। जितने लोग जाते हैं सब मतलब कि वो बोल रहे हैं ना, वो मार्क 1 प्रोडक्ट था, मतलब सब चीज़ सीखा जा रहा था, तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर चले जाएँगे, बट इसलिए आपको फ़ील आएगा, सर कितना सबसे महँगा बिल्डिंग है, इट्स लाइक सर, कम ऑन सर। तो वो थोड़ा ध्यान लिया। और मल्टीपल ट्रांज़िट क्राफ्ट रखना है और मल्टीपल डॉकिंग रखना है। इस मामले में आईएसएस सही है। आईएसएस में किसी भी टाइम में 2 या 3 डॉकिंग हो सकती है, और जैसे ऑर्बिटल रीफ जो बनाया जा रहा है, जिसका काम किया जा रहा है, उसमें तो 4-5 हर साइड से डॉक कर सकते हैं। तो ये लोग समझ गए कि डॉकिंग का हमेशा ऐसा वो एक ठो डॉक किए हो गया ना, उसका कोई मतलब नहीं है। हर तरफ से डॉकिंग होना चाहिए कि इधर से डॉक करो, इधर से निकालो। और अगर आप वो जैसे ऑर्बिटल रीफ का है कि वो एक पॉइंट है कि सर वहाँ पे सब लोग जाते हैं आते हैं, जैसे कि होता है ना, नॉर्थ पोल में आप जाते हो रिसर्च करने के लिए, और फिर वहीं रहते हो, सब चीज़ होता है, फिर आपका रिसर्च जब कंप्लीट होता है, आप वापस आ जाते हो। वैसे ही ये बनाना चाह रहे हैं, और वो ज़रूरी है। जब तक बड़ा जगह बेहतर नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉफिट आना नहीं शुरू होगा। प्रॉफिट आना शुरू होगा तब जाके और सारे स्टेशन बनेंगे। और आइडियली ये होगा कि गवर्नमेंट जो है गाइड करेगा, लेकिन उसका लोड नहीं उठाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा देखो भैया, रूल रेगुलेशन हम संभाल लेते हैं, आप अपना करते रहो। और हम लोग भी वही चाहते हैं, एंड में आप हमेशा वही चाहोगे, गवर्नमेंट के हाथ पे रहेगा। देख लीजिए ना आईएसएस का क्या हालत हुआ है। वो आप कभी नहीं जो गवर्नमेंट के हाथ में रहे, प्राइवेट के हाथ में रहना है। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करे, कोई धांधली करे, कोई एक्सीडेंट करे, तो वो सबका क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन है, मतलब मैनेजमेंट, वो एज ए मैनेजमेंट रहे, ना कि मेन वर्कफोर्स नहीं। तो ये हो गया स्पेस स्टेशन, ये है सेकंड, जहां हमारा रॉकेट ढंग से कंप्लीट होगा, स्पेस स्टेशन का दरवाजा खुलने लगेगा कि ठीक है, अब हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, बड़ा बड़ा बेहतर स्पेस स्टेशन। अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएँगे? उसके बाद जाएँगे हम लोग लूनर बेस पे। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग को चाँद का प प्रिपरेशन अब करना शुरू कर दिए होंगे, और जो गाड़ी अभी आपको दिख रही होगी, इतने सारे छोटे-छोटे लैंडिंग्स इसीलिए किए जा रहे हैं कि गाड़ी अब सबको दिख रहा है। मतलब बोले रॉकेट जैसे ही खुला, अच्छा ये कर सकते हैं। तो लूनर बेस पे काम चल रहा है, और हम लोग को वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बनाना है, ना कि हडिप्पा मार के वापस नहीं आ जाना। वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कर दो, प्रूफ कर दो, बट एक होता है ना कि ठीक है, उसके बाद का कुछ जवाब ही नहीं आएगा। तो वही हम लोग को वहाँ परमानेंट करना है। ये एक्सपेंस टीवी शो का वन ऑफ द बेस्ट था। उसका ओपनिंग सीन में हमेशा दिखाते थे कि ऐसे मार्स नहीं दिखाते थे, पहले मून दिखाते, फिर मून कॉलोनाइज़ हो रहा है दादा। बस वो येलो क्यों दिए थे? इट्स लाइक सर, येलो हम लोग का शहर दिखता था क्योंकि सोडियम वेपर लैंप यूज़ करते थे। अब नहीं यूज़ करता है कोई उसको, तो वो पीला नहीं दिखना चाहिए।
ठीक है, वो उनका डिज़ाइन चॉइस था, व्हाइट होना चाहिए था। तो वो हो गया मून कॉलोनाइज़ हो गया, उसके बाद सब लोग मार्स किए। वो लॉजिकल है, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। आप कितना भी इलॉन मस्क फूँक लीजिए, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम चाँद अभी एक कुछ भी ढंग से नहीं हुआ और हम सीधे मार्स पे जा रहे हैं, वो आप टपकने जा रहे हो या हड्डी पंप मार के वापस आ जाओगे। तो रियलिस्टिकली हम लोग को हर हालत में मार्स पे पूरा ढप्पा मारना है। और उसके लिए हम लोग को चाहिए पहली बात बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी चाहिए और दूसरा बात उसको टेस्टिंग इन सिचु करना है, यानी कि क्लेम कर देना कि मेरा ये सूट जो है जिसको आप धरती में आराम से टेस्ट कर लेते हैं कि ये बम बम है चलेगा, वो आप धरती पे ही बोल रहे हो। चांद पे जाइए, चांद पे चला के देखिए कि चांद का वो डस्ट उसका क्या हालत करता है। अगर संभाल लेता है बल्ले बल्ले, अति उत्तम सर्वोत्तम। नहीं उतार पाता, आप चाहोगे ना कि यहाँ से रिटर्न आ सको भाई तुरंत, कि भैया 2 साल लगेगा रिटर्न आने में, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इन सिचु टेस्टिंग चाहिए हर चीज का। अभी जो हम लोग का लियो में टेस्टिंग हो रहा है वो बहुत स्लॉपी है, बहुत कम हो रहा है और लियो उतना हार्श एनवायरनमेंट पे नहीं है। मून बहुत ज़बरदस्ती का हार्श है, कोई भी चीज़ जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट है क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पे वैक्यूम होने के कारण पार्टिकल्स एकदम शार्प हैं। वो बहुत गंदा काटता है सब चीज़ को। तो वो समझना। फिर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कह देना इलॉन मस्क फूँक लेना बात अलग है कि हम ये कर लेंगे। सर करके दिखाओ ना। कर लेंगे तो कुछ भी करें, ऐसे थोड़े होता है। मतलब ऐसा तो हम लोग मतलब समझिए वर्ल्ड वार 2 में ही कि हम एनर्जी लेंगे और इधर से मीथेन लेंगे, इधर से ये कार्बन का कोई सोर्स लेंगे और उसको जोड़-जाड़ के ना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उससे हम ये हैवी का हाइड्रोकार्बन निकाल देंगे। इट्स लाइक सर कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। लॉजिकल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। तो कॉन्टेस्ट पे करने का सब चीज़ कर सकते हैं, बट प्रूफ करना है कि वो लॉजिकल है, एफिशिएंट है, वो लंबा रास्ता है। तो भाई रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की वहाँ जाके आप कहोगे कि हम पूरा सारा चीज़ ले जाएँगे, भले रॉकेट हो जाए, वो बहुत स्टूपिड है, काम नहीं चलेगा। आपको है कि हम हैबिटाट्स ले जाएँगे, हैबिटाट्स पे जो कवच चाहिए वो लूनर रेगोलिथ का बनेगा। वो बिना वो किए हुए तो आप तो सोचना ही नहीं, आपका आगे का सपना नहीं देखना है। इस मामले में कहूँगा चाइना बहुत अच्छा से चल रहा है, चाइना का चांगा 8 का जो प्लानिंग है उसमें वो 3D प्रिंटर डाल रहे हैं कि वो सोलर का लाइट लेके कॉन्संट्रेट करके ऑप्टिकल फाइबर से डाल के वहाँ मेल्ट कर करके वो पहला टेस्ट ब्लॉक करेगा और टेस्ट ब्लॉक रख रख के फिजिकली बिल्ड करने की कोशिश करेगा। छोटा ही, लेकिन आइडिया है कि क्या ये काम करता है कि नहीं। हम लोग को पता है कि लेज़र से ही जाना, मतलब कॉन्संट्रेटेड एनर्जी से जाना कैसे आता है वो अलग बात है। वो करना है और उसी के भरोसे मतलब मेन स्ट्रक्चर आपका धरती से आ जाएगा, लेकिन उसको ऊपर कवच जो लगाना है वो आपको रेगुलेट से करना, और जितना बढ़िया रेगुलेट का आर्मर आपका रहेगा उतना कम उसमें टेम्परेचर शॉक पड़ेगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगा, हर मामले में बेटर होगा। और आइडियली होपफुली हम लोग इतना आगे तक पहुँच जाएँगे कि उससे एयर टाइट स्ट्रक्चर भी बना सकेंगे। टेक्निकली पॉसिबल है। अगर आप काफ़ी बड़ा वो बना दोगे टेम्परेचर एक्सपेंशन को, आप आराम से उसमें बाहर का एक लेयर को पूरा मेल्ट करके एज़ डोम बना सकते हो। फिर उसके बाद फिर और रेगुलर लगा दो और नीचे अंदर वाले साइड में एक ठो रेगुलर, वो गैस टाइट हो जाएगा, यानी कि उसमें गैस लीक नहीं करेगा। तो पॉसिबल है, लेकिन करके देखना पड़ेगा। चाइना मतलब और वो भी 2028 में तो उनका लॉन्च प्लान है कि 2028 में हम करेंगे। तो समझिए, इसीलिए बोला कि अभी सब लोग हुलू-लुलू कर दें मार्स का होना नहीं है, जब तक हम लोग चाँद पे एक-एक चीज़ नहीं सॉल्व कर लेते। सारा टेस्टिंग इन सिचु, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जैसे कि आप ऑक्सीजन कहाँ से निकालेंगे? ऑक्सीजन हर जगह बहुत है, हाइड्रोजन की बहुत कमी है। हाइड्रोजन का क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन तो पूरा मिल जाएगा, साँस लेने में आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा आपको, हाइड्रोजन कहाँ से? और अगर हाइड्रोजन नहीं मिलता, रॉकेट फ्यूल बनाना मुश्किल हो जाएगा। असंभव नहीं है, आप कार्बन से बना सकते हैं, एक तौर का हाइब्रिड रॉकेट बना सकते हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और कोल का समझ लीजिए एक स्टिक है जिस पे आप ऑक्सीजन डाल के चला रहे हो। काम कर सकता है और लूनर ग्रेविटी पे काम कर लेगा, लेकिन जितना हम लोग मज़ा ले रहे हैं उतना मज़ा नहीं आएगा। और हम लोग को एक्चुअल बेस को वहाँ ग्रोथ करना है, बोलेंगे हम लोग कुछ लैंड करा देंगे, फिर वो धीरे-धीरे 1 से 10, 10 से 100 ऐसे-ऐसे करके एक्सपैंड करते जाना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं। और जितना भी मार्स के टेस्टिंग करना चाहते हैं कि हम मार्स पे ये करेंगे, वो सबका टेस्टिंग रियल स्पेस हार्श एनवायरनमेंट टेस्टिंग चाँद पे होगा। तो लूनर बेस जो है, बिना उसके आगे का सपना आपको देखना ही नहीं है। अगर सब चीज़ सही चला है इंसानियत का, तो इलॉन मस्क जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक ये स्टेप शुरू हो चुका होगा। ढंग से लूनर रेगुलर के बेसिस बन रहे होंगे कि चाँद पे हमेशा कोई ना कोई आदमी है। शुरू में 5-6 लोग का ही ग्रुप रहेगा, धीरे-धीरे हो जाएगा कि 100-150 लोग, जैसे बोले पोल्स में रहते हैं, वैसे आपका हमेशा वहाँ कोई ना कोई रहता है। कभी इंडिया से हैं, कभी चाइना से हैं, कभी ग्रुप मीटिंग चल रही है, सब होता रहता है। और है बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ है चाँद पे दबा के पैसा निकालने का। तो ये हो गया लूनर बेस। लूनर बेस जब ग्रो करेगा तब हम आगे का सोच सकते हैं। उससे पहले कुछ सोचना नहीं। मार्स पे आप मिशन कीजिए ना, जाइए, आ जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। मार्स पे कॉलोनी बनाएँगे, ना जी ना, चाँद तो आपसे हो नहीं रहा है, मार्स करेंगे। 1 लाइट सेकंड आपसे नहीं संभल रहा है, आप 20 लाइट मिनट पे काम करेंगे। सर हुलू-लुलू हो रहा है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग ये समझिए हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। नेटवर्किंग है ही नहीं स्पेस में। मतलब आप हैरान हो जाएँगे जब आप कभी बैठ के नासा जो पब्लिश करता है डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोब्स भेज रहे हैं, किसी भी देश का, इंडिया का, इसरो का, किसी का भी देखिएगा, घूम फिर के हिसाब आता है कि सब में डेटा भेजने का है ही नहीं।
है ही नहीं। मतलब कि जिसको आप और हम ब्रॉडबैंड कहते हैं, उसका तो वो सपना भी नहीं देख सकते। ऐसा क्यों है? मेजॉरिटी ये रहता है कि डेटा मतलब जहाँ पे कोई प्रोब जा रहा है, सैटर्न तक जा रहा है, वो वहाँ से चिल्लाएगा, डीप स्पेस नेटवर्क सुनेगा एंड होप कि उसमें आ जाए सिग्नल। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उतना दूर वो डायरेक्ट एक जंप मारा, प्लस एटमॉस्फेयर के नीचे आ रहा है, सिग्नल की बैंड बज जाएगी। तो नेटवर्क है ही नहीं हमारे पास, इसीलिए किलो बिट्स पर सेकंड पे डेटा ट्रांसमिशन। चाँद पे जा रहा है, सर डेटा का हालत अभी भी वही है। इसीलिए आप सुनिए कि लैंडिंग हो गई सर, वीडियो कैप्चर हो गया, तो आया क्यों नहीं फाइल? आ रहा है ना सर, आ रहा है। कछुआ के ऊपर रख दिया, आ रहा है, धीरे-धीरे आएगा। तो ये सब के लिए 2 नेशन चाइना और यूएसए रास्ता ट्राई कर रहे हैं कि हम ऐसा करके सॉल्व करेंगे, हम वैसे करेंगे। इसलिए चाइना के आगे वाले मिशन में प्लान है कि चाँद पे वाई-फाई नेटवर्क जैसा एक ठो वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, ताकि चाँद पे कहीं पे भी इनका कोई भी रोवर रहे, बम-बम डेटा लिंक रहे, और जो इनका आगे का लूनर कॉलोनी का सपना है उनका, उसमें भी उनको टेंशन नहीं होगी। सर हमने ये तो कर दिया सर, वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? सर वो सॉल्व पहले कर दो। तो वो है। इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में 2 टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद आई है। जैसे सबसे पहला है लेज़र कम्युनिकेशन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप मार्स में देख होंगे, जो मार्शियन मूवी था, उसमें वो बीम एंटीना को ऐसे कर रहा है और धरती की तरफ एम कर दे रहा है, सिग्नल आ जा रहा है। मतलब क्या ऐसा एम हो जाएगा? हाँ, और ऐसा क्यों? बात है कि मार्स पे आप कितना भी टाइट रेडियो बीम ले लीजिए, कितना भी टाइट जो आप बना सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स के कारण वो आप छोड़ेंगे मार्स से, जब तक वो अर्थ आएगा, अर्थ से बड़ा हो चुका होगा। मतलब उसका डायमीटर अर्थ से बड़ा हो चुका है, इसीलिए आस-पास ही एम कीजिए, काम कर जाएगा। तो एमिंग आसान कर देता है। पेनल्टी डेटा बैंडविड्थ भगवान भरोसे होता है। बहुत कम डेटा आता है। तो वो उसी को हम लोग लेज़र से अगर करते हैं कि लेज़र आप वहाँ से लीजिए, अर्थ में मारिए, वो बीम एक्सपैंड करता है, मतलब एक बड़ा स्टेट के साइज़ का हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का फ़ायदा होता है कि आपका बीम कितना डेटा कैरी कर रहा है विदाउट एरर करेक्टिंग, बहुत बढ़ जाता है। यानी कि सेम पावर मैं आपको 100 वाट देता हूँ, 100 वाट में रेडियो चिल्लाएगा वर्सेस 100 वाट में लेज़र चिल्लाएगा। 100 वाट का लेज़र बहुत ज़्यादा डेटा भेज पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक जंप है। और ये भी आप कर सकते हो कि वो दोनों रेडियो रहे, मतलब ग्राउंड में दोनों का रेडियो है। आपका मार्स पे जो चीज़ चल रहा है वो रेडियो पे चल रहा है, अर्थ में जो चीज़ चल रहा है रेडियो पे चल रहा है। लेकिन दोनों के सैटेलाइट ऑर्बिट पे वो आपका लेज़र पे चल रहा है। उसमें ये फ़ायदा होगा कि ऑप्टिक्स को ऑर्बिटल मैकेनिक्स से अलाइन करना आसान होगा, एटमॉस्फेयर का शिमरिंग इफेक्ट नहीं करेगा, और ऑर्बिट ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। तो आप आराम से वो कर सकते हैं कि मतलब लोकली रेडियो पे चलिए और ये इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस लेज़र पे ढपिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन, इस पे काम चल रहा है, मतलब कि इस पे गाड़ी चल रही है अच्छे से। फिर आपका हो गया डिले डिस्ट्रीब्यूशन टॉलरेंट नेटवर्क। ये हिसाब ये समझिए, डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्क, यानी कि जैसे आपका आईपी प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी है, यूडीपी है। तो ये सारे प्रोटोकॉल में कि अगर लाइन पूरा है तभी डेटा इधर से उधर जा पाता है। वो ठीक है, लेकिन आपका लाइन वैसा नहीं मिलने वाला है मार्स से। मतलब कुछ ही दूर देर के लिए आपको वो विंडो मिलेगा जहाँ पे आपका डेटा उतना जा सके। तो हिसाब ये है, डीटीएन जो बनाया जा रहा है, इसमें आइडिया है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स बीच में रहेंगे, ठीक है? जो मतलब धरती और मार्स के बीच में ऐसे रिले के तौर पे घूमते रहेंगे। अब रहा बात कि आपका डेटा जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे जाएगा। अगर डेटा ये हो पाता है, क्या बोलते हैं, धरती तक लाइन करेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट भेज देगा। लाइन ब्रेक किया, जो कि होगा, आउट ऑफ साइट चला जाएगा, मतलब सूर्य बीच में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा डेटा उसी सैटेलाइट के बफर में जाने लग जाएगा, और जैसे ही पाथ वापस कनेक्ट होगा, बफर वापस डंप कर देगा। वो ब्रेक नहीं करेगा, मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहीं ब्रेक नहीं करेगा, और सब में सैटेलाइट्स में बफर रखा जाएगा, बफर में डेटा रहेगा, ताकि आपका ये नहीं हो कि अरे सिग्नल आ रहा, अरे सूरज आने वाला, सूरज काट दिया सिग्नल, अरे मतलब ये अक्लूजन हो रहा है, अक्लूजन हो गया, खत्म सिग्नल, कोई टेंशन नहीं है। अक्लूजन के टाइम में भी जो जिसमें नॉन अक्लूजन है वो डेटा उठाता रहेगा, अपने बफर में डालेगा, जहां लाइन आगे क्लियर होगा बफर से ले जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल पूरा बनाना, ताकि ये बोल रहे मतलब मेहनत करना पड़ता है ना पहले से, कि ये सब सॉर्ट करने के लिए काम चल रहा है। डीटीएन कह के। तो डीटीएन में वही फ़ायदा है कि आपका वो टॉलरेंस नेटवर्क में बहुत हाई रहेगा, यानी कि एक्चुअली अगर कोई कमांड, ऑब्वियसली लेटेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली कम्युनिकेट कर पाएँगे। वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट दिक्कत ये होगा उसमें मतलब अच्छा खासा लेटेंसी होगा, चाँद पे भी लेटेंसी होगी, और मार्स पे तो सवाल ही नहीं बनता। बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो पैकेज आप भेज पाओगे कि आप वीडियो अपना बता दो, फिर उधर से वो अपना वीडियो बता दें, वैसा हो जाएगा। बट हाँ, डेटा थ्रूपुट बढ़ जाएगा। इसमें लेटेंसी बढ़ती है, लेकिन डेटा थ्रूपुट बहुत बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ पे अभी रो गा के थोड़ा-थोड़ा एमबीपीएस का कनेक्शन चल रहा है, वहाँ आप टेराबाइट पर सेकंड का कनेक्शन भेज पाएँगे। तो इसीलिए प्रोटोकॉल पे भी काम किया जा रहा है। अब वही सोचिए कि प्रोटोकॉल में जाएगा डीटीएन, और ट्रांसमिशन मीडियम में जाएगा लेज़र। तब जाके हम लोग कल का जो सपना देख रहे हैं, जैसे एक्सपेंस में है, वो सब करना पॉसिबल होगा। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी मतलब अगर आप भेज भी दोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, भैया वीडियो कॉल नहीं कर सकते ना? चांस है? नहीं, नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए ना, इसरो जो भेजा था चाँद का रोवर, और कितना 12 या 15 एफपीएस का रिकॉर्डिंग है।
इट्स लाइक और वो जो प्राइवेट वाले भेजे रोवर भेज दिए उसमें एकदम कैमरा वैमरा 1-2 दिन लग गया उसका फुटेज अपलोड होने में, वो टाइम लगता है। तो वो सब समस्या सॉल्व करना तभी जाके गाड़ी आगे का सोच सकते हैं, नहीं तो उछलने का उछल लीजिए बट सोचना पड़ता है। किसी इंजीनियर को बैठ के ये सब बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्यूलिंग सिस्टम का। तो रॉकेट जो है एक हद तक ही जा सकता है क्योंकि धरती का ग्रेविटी वेल बहुत गहरा है। 9.8 मीटर पर सेकंड का गहराई पे है, बहुत ज़्यादा गहरा है वो। तो उतनी गहराई से काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को फ्यूल सिस्टम चाहिए जो स्पेस पे काम कर सके और ये होपफुली मतलब 2030 के बाद से कॉमन होना शुरू हो जाएगा। और ये समझिए इसका फ़ायदा ये है कि मैसिव टैंकर्स डाले जाएँगे जैसे कि बहुत सारी कंपनी है कि हम स्पेस में ये करना चाहते हैं, चाहे वो डिब्री क्लियरिंग हो, सर्विसिंग हो सैटेलाइट का, बहुत सारी चीज़ करना चाहते हैं। तो हिसाब ये है कि आप एक बड़ा मतलब कैरियर डालिए, चाहे इस तरह के डिज़ाइन में हो, इस तरह के डिज़ाइन में हो, इस तरह के डिज़ाइन में हो और वो बहुत सारी चीज़ों का केयर कर सकता है। बड़ा टू बड़ा कर सकते हैं या बड़ा टू कई सारे छोटा। तो स्वार्म टैक्टिक्स मैनेज किया जा सकता है, यानी कि हमारे पास एक बड़ा रिफ्यूलिंग स्टेशन है, उससे खूब सारे क्यूबसैट्स उसमें रिफ्यूल लेते हैं, जाते हैं जो सर्विस सैटेलाइट को सर्विस करना है, वहाँ जाते हैं, उसको सर्विस कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं वापस, फिर अपने आप को रिफ्यूल कर लेते हैं। इसको आप एक-एक बार में एक बड़ा रिफ्यूल करोगे और उसके बाद वो कई सारे छोटे-छोटे मिशंस वो करते रहेंगे। वो ऑप्शन है और अगर खाता अच्छे से खुल जाता है तो लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च पैड बन जाएगा, यानी कि रॉकेट अभी लॉन्च होता है मतलब इससे सरफेस से, सी लेवल से और सीधे जाता है जहाँ जाना है। बहुत एनर्जी खाता है। अभी होगा लॉन्च कीजिए सी लेवल से लो अर्थ ऑर्बिट पे। लो अर्थ ऑर्बिट पे रिफ्यूलिंग कीजिए, फिर जाइए जहाँ आगे जाना है। ये मतलब आपका जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड को लो अर्थ ऑर्बिट पे ला रहा है विथ एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप बहुत दूर जा सकते हैं, सेम रॉकेट पे, सेम इंजन पे, अगर आप वहाँ मिड ऑर्बिट में रिफ्यूल कर सकते हैं। तो वो मतलब हमें देता है कि जो आसपास का मिशन है, जैसे कि चाँद का मिशन हो और मार्स का मिशन हो, ये सब आप कर सकते हैं और फेंक के आप डीप स्पेस मिशन भी कर सकते हैं। लेकिन डीप स्पेस में आगे का प्लानिंग है कि एटॉमिक पावर पे हमें चलना पड़ेगा अगर डीप स्पेस जाना है। मार्स तक आप जा सकते हो सोलर पे, उससे दूर जाना है तो नहीं चलेगा। तो एटॉमिक पावर पे चलना है जिसमें आयन इंजन्स चला के डीप स्पेस कवर करेंगे। तो इसमें क्या रास्ता है? इसमें रास्ता है कि हम लोग आयन इंजन का इस्तेमाल करेंगे, हो रहा है ऑलरेडी। ये करेंगे आयन इंजन को न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाएँगे या उसे आरटीजी से चलाएँगे। ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि किस रास्ते पे नासा कूदेगा। देखिए आने वाला टाइम चाइना किस पे ट्राई करेगा। तो आयन इंजन टेस्टिंग हो गई है और हम लोग को समझ आ गया कि डीप स्पेस में ये जो घुमा-घुमा के फेंक रहे हैं, बहुत टाइम खाता है और आजकल तो फेंक भी नहीं पाते उतना तेज़ी से। तो दिक्कत ये होता है कि भैया लो ये करो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट करो, तो वो बहुत टाइम खाता है और प्लस आपको अलाइनमेंट देखना होता है कि सर ये अलाइनमेंट है तभी हम विंड लॉन्च कर सकते हैं। तो हम लोग को सॉल्व करने का टेक्नोलॉजी आ गया है। आयन इंजन में उतना स्पेसिफिक इम्पल्स है और वो इतना डेल्टा वी बढ़ाता है कि एक बार आप उसे रख दिए सही ट्रैजेक्टरी पे, आयन इंजन बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। बस उसको आपको पावर देना है। तो पावर देने के लिए हम लोग सोलर इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे-जैसे आप दूर जाओगे सोलर कम होते जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो काम चलाने के लिए हमें एटॉमिक पे आना है, या तो आरटीजी पे आना है या तो शुद्ध रिएक्टर पे आना है। शुद्ध रिएक्टर पे आते हैं तो हम लोग सही में डीप स्पेस मिशन कर सकते हैं, यानी कि मेबी हम लोग 3 साल में और यहाँ तक जा पाएँगे प्लूटो में, ना कि 10 साल लगा प्लूटो जाने में और वो भी फ्लाई बाय था। श्वी! वो उसके जगह पे हम लोग ब्रिटिस्ट्रा-क्रोम बर्न कर सकते हैं, जैसे इस एक्सपेंस में देखते हैं ना, इंजन चालू करके जा रहे हैं, फिर उल्टा करके डिसेलरेट कर रहे हैं, वो करना पॉसिबल हो जाएगा, रिएक्टर डालते हैं तो। आरटीजी से भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा तो बहुत बेटर हो जाएगा, लेकिन देखिए, मतलब वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि उसपे कौन रास्ता पे कूदा जाएगा। अब वही समय मून हम लोग के लिए एक बेटर फ्यूल डिपो बन सकता है क्योंकि मून में ऑक्सीजन का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपके पास सोलर एनर्जी है मून पे, आपको बम बम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन है, टेंशन लेना ही नहीं है। ऑक्सीजन इतना है, कोई भी मटेरियल को लीजिएगा जो मतलब रेगुलर अर्थ में है, उसको मेल्ट कीजिएगा, बहुत हीट कीजिएगा, वो धीरे-धीरे ये होगा, मतलब जैसे मेटल फर्नेस में होता है, उससे निकलता क्या है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन लीजिए, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजिए। बोले पागलपंती नहीं है कि आप चाँद से लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हो। अगर आप डेल्टा वी जानते हो तो नहीं, क्योंकि चाँद का ग्रेविटी वेल बहुत हल्का है। मतलब ऐसे छींक दीजिएगा तो फेंका जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं बट बात वही समझिए। और उसमें तो स्पिन लॉन्च कर सकते हैं या मैग्लेव से लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि उससे निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑक्सीजन इतना है कि आप वहाँ से कर सकते हैं और जनरली फ्यूल ज़्यादा डेंस होता है। मीथेन भी अगर आप लेते हैं तो मीथेन थोड़ा ज़्यादा डेंस है। तो आप एक काम करो, जितना ऑक्सीजन का सप्लाई है, जो डिपो की बात हो रही है, उसको आप ऑक्सीजन साइड को आप इससे चाँद से रिफ़िल करो। हेवी जो साइड है जैसे कि आरपी-1 हो गया, ये सब जो हेवी चीज़ है, इसको आप चाँद ये धरती से भेजो क्योंकि वो चाँद पे नहीं मिलेगा। या क्या पता चाँद में अगर हाइड्रोजन का सप्लाई मिल जाए, क्योंकि कार्बन की कमी नहीं है, हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन बहुत कम है। तो हाइड्रोजन अगर मैनेज कर लेते हैं तो टेंशन खत्म हो जाता है। तो चाँद को हमें डिपो बनाना है ताकि चाँद से ऑक्सीजन तो गारंटीड है, फ्यूल का मुझे नहीं पता कि उसमें हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, कितना मिलता है।
वो कर सकते हैं। तब जाके हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तब जाके होगा कि कॉलोनी कैसे बनाना। उसमें एक और समस्या है कि कॉलोनी में जितना चीज़ बनाना है, सारा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक बार करोगे टूटेगा, उसके बाद क्या करोगे? तो 3D प्रिंटिंग को बहुत एडवांस करना है। अभी हम लोग सब इसीलिए बोल रहे हैं कि मार्स पे अभी का कोई जो सपना देख रहा है, वो सिर्फ़ है हडिप्पा मार के आ जाना, कि वहाँ गए मिशन आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, बट वहाँ पे जाके रुकना कि सिविलाइज़ेशन बनाएँगे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। चाँद को जब तक हम लोग पूरी तरह से टेम नहीं कर लेते, जब तक ये नहीं कि चाँद से एकदम धड़, 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 धड़ रॉकेट भेजे जा रहे हैं कि एक बार आए, उसके बाद पीछे से और लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ताकि कंटीन्यूअसली वहाँ एक ये प्रेज़ेंस बनाया जा सके, तब तक हम लोग मार्स को कैप्चर नहीं कर पाएँगे। मतलब कि है, जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ जाके रुकना वही ज़रूरी है और उसके लिए चाँद पे कैप्चर करना ज़रूरी है और फ्यूल सिस्टम उसके लिए कंपल्सरी हो जाता है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन। अब क्या? क्योंकि रॉकेट के बारे में अब हम लोग बात उतना नहीं करते क्योंकि हो गया है, सॉर्टेड हो गया है। बस आने में टाइम है, बस वो हो गया। मतलब समझिए लैब में हो गया है, उसको धीरे-धीरे प्रोडक्शन में लाया जा रहा है। तो ये था मेरा वीडियो स्पेस में अब क्या? अगर यही वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, उसका पहला लिंक क्लिक कर दें, वो आपको मेरे इंग्लिश चैनल पे ले जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।